Okay, so this is the first unit of this history semester 4 BLLB. We will be starting with this. तो पहली चीज़ तो इसमें बोली गई है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो दो ही टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपका सोशल कल्चरल और इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या थे, रीजंस क्या थे रिफॉर्म्स मूवमेंट के इंडिया के अंदर एट द 19th सेंचुरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कॉजेज़ में। सेकंड आता है आपका रीनेसेंस क्या था और उसका मीनिंग क्या है और उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसको दोनों में ख़त्म कर लेंगे। 19th सेंचुरी के जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे ना हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बाइफिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था चीज़ों के बीच में। हमें बस वो कॉजेज़ लिखने की वो डिस्टर्बेंस क्या था इंडिया में उस सोसाइटी में उस टाइम पे, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में हमें इतने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स एट दैट टाइम। सबसे पहला तो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, मेंशन नहीं करे हैं, पर आप उसको उसके सब पॉइंट्स बना बना के नीचे लिख सकते हो। सबसे पहले हम इनको ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक वुमेन एजुकेशन, लाइक उस टाइम पे वुमेन जो है बहुत ज़्यादा इलिटरेट थी। वुमेंस क्या मेन भी इलिटरेट थे, खास करके लोअर क्लास के जो थे, जिन्हें हम अनटचेबल्स, हम नहीं वो बोलते थे अनटचेबल्स। और कास्टिज़म बहुत पीक पे था उस टाइम पे, क्योंकि जो हायर क्लास सोसाइटी थी उस टाइम पे उसको फेवर करते थे क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस मीन ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश बड़े अहदों पे अपने क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया करते थे या हाई कास्ट लोगों को बिठाया करते थे, तो इस वजह से कास्टिज्म हमेशा से प्रेवलेंट रहा। अनदर वी हैव, ये अलग अलग लिखा हुआ है, सती फीमेल इन्फेटिसाइड और विडो रीमैरिज, पर इसमें हम सीधा एक सब टॉपिक बना सकते हैं, पुअर कंडीशंस ऑफ वुमेन, जहाँ पे वुमेंस के ना प्रॉपर्टी राइट्स थे ना वोटिंग राइट्स थे। दे वर ट्रीटेड लाइक आ स्लेव्स एट देयर होम, दे वर डोमेस्टिक सर्वेंट एट दैट टाइम। उनके साथ नॉट ओनली दिस, सती, सती मतलब कि पति के मरने के बाद औरत को भी उसके पति के साथ दाह संस्कार दे दिया जाता था। अनदर वी हैव फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जहाँ पे लड़की पैदा होती थी तो उसको ओमेन माना जाता था और उसको मार दिया जाता था, ये तो दफना के या जला के। तीसरा वी हैव विडो रीमैरिज, तो मतलब रिफॉर्म हो गया था, विडो हो जाती थी तो उसे मार दिया जाता था, ऐसा कहने का मतलब है। अनादर इसके अलावा जो और चीज़ें थी वो थी सेक्सुअल हरासमेंट होता था वुमेंस का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। देवदासीज, डाउरी हरासमेंट, यानी कि डाउरी मतलब दहेज प्रथा उस टाइम पे भी प्रेवलेंट हो रही थी। अनदर थिंग, पर्दा प्रथा, जो स्टार्ट तो हुई थी मुस्लिम्स की वजह से, पर उसको पूरी सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ देयर वुमेंस। इसके बाद वी कम टू द कास्टिज्म अनटचेबिलिटी, ये हमने कवर कर लिया। और कुछ रीजंस थे रिलीजन के, लोग रिलीजन में भी कुछ कॉजेज मानते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा। लाइक लोग आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ हुआ करते थे। कुछ लोग रिलीजियस को ना सुपरस्टिशन के साथ जोड़ जोड़ के काम किया करते थे। लाइक वो उसके पीछे का रीज़न नहीं जानना चाहते ना बताना चाहते हैं, बस उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी मीनिंग। देन वी हैव पॉलीथिज्म, यानी कि एक भगवान से ज़्यादा भगवानों को मानना। हर किसी के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते थे, तो यहाँ पे सबको एक साथ लिखा गया है। इसके बाद वी आर डिस्कसिंग द कॉजेज़। साथ साथ में जो एक मेजर कॉज था वो था ब्रिटिश रूल, ये पॉलिटिकल कॉजेज़ में आएगा हमारे। लाइक ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था तो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम था। जो हमारे सिविल राइट्स थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेस किए जा रहे थे। दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज़, जहाँ पे हमें इकोनॉमिकली हरास किया जा रहा था, पॉलिटिकली हरास किया जा रहा था, कल्चरली हमें सप्रेस किया जा रहा था, हमें मिशनरीज़ के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा था, और सोशल में लोगों को काफ़ी नीचे दर्जा दिया जा रहा था। लाइक वो साइन बोर्ड्स होते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो हमें सोशल हायरार्की में भी उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया। तो दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज़। अब इसकी वजह से एक और कॉज आता है, ये ब्रिटिश की वजह से एक और कॉज आता है, वो आता है प्रीचिंग ऑफ दिस मॉडर्न आइडिया। क्योंकि इंडिया में जब मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया तो उसके साथ आइडियाज़ है इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, जो कि हमारी सोसाइटी ने उस टाइम पे अडॉप्ट कर लिए, जिसको समझ के हमने आगे के रेवोल्यूशन स्टार्ट करे। इनके साथ साथ जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ये पढ़ने के बाद एक मिडिल क्लास एमर्ज हुई, जिन्हें हम रैशनल कहते हैं, जो एक रेशनैलिटी के नज़रिए से अब दुनिया को देखने लगे थे और उनको अब दुनिया बदलनी थी, इंडिया बदलना था। और ये सब संभव हो पाया था जब उन्होंने ये यूरोपियंस इंडिया में आए। उन्होंने अपने पब्लिकेशंस जस्ट लाइक मैक्स मूलर, उसने जो इंडियन स्क्रिप्ट थी उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो हमें पता लगा, अब इन रैशनल लोगों को पता लगा कि हमारा तो
इतिहास इतना पुराना है, हम तो पहले से इतनी अच्छी सभ्यता रहे हैं, तो ब्रिटिश ने हमको ओवर रूल किया हुआ है इस टाइम पे, नहीं तो हम इन्हें बताते, क्योंकि इससे पहले मुगल्स ने इंडिया में रूल किया था, तो उन्होंने हमें डिटोरिएट कर दिया था, हमारी सभ्यता को डिटोरिएट कर दिया था। अब वो दोबारा से रिवाइवल होना चालू होता है लोगों के बीच में। साथ साथ में इसके और भी कॉजेज़ थे, जस्ट लाइक कृष्ण मिशनरीज, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिया के कस्टम्स और रिलीजन को तो क्रिटिसाइज़ करते थे और कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में। साथ में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ उसमें। देयर वॉज अ लैक ऑफ इक्वालिटी एज वेल, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था इन्हीं क्रिश्चियंस के द्वारा बाकी रिलीजन्स पे। बाकी किसी रिलीजन को ये प्रीच करना नहीं चाहते थे, पर ये नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने पूरा रोक के उधर प्रीच करने के लिए मिशनरीज़ को भेज दिया था एट दैट टाइम। अलॉन्ग विद दिस, और हमारी इकोनॉमिकल कॉजेज़ अगर बात करें तो उसमें हमारा आ सकता है लो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे एग्रीकल्चर अभी भी मेनली है, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही एग्रीकल्चर प्रधान देश था, और धीरे धीरे पॉपुलेशन तो राइज कर रही थी पर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम रह गया और हम इतने इंडस्ट्रियस भी नहीं थे उस टाइम पे। अब बची कुची कसर जो थी हमारी, वो एडवांट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ख़त्म कर दी। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बाद जो इंडिया के गुड्स उस मार्केट में बिकते थे ब्रिटिश की, उसको एकदम झटका लगा, बिकॉज वो सारे आइटम बहुत ज़्यादा चीप रेट्स पे हर जगह अवेलेबल होने लगे, ईजीली अवेलेबल होने लगे। पर जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो हैंडलूम्स बनाया करते थे, हाथों से सारे काम किया करते थे, तो एट दैट टाइम इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ। और साथ में कोलैप्स इस वजह से भी हुआ क्योंकि हमारे पास थी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतने अच्छे मशीन्स नहीं थे, क्योंकि हम बिलीव करते थे दिल से करना मतलब कि हाथ से करना, और वो थे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, उनको फीलिंग्स या इमोशन से कोई मतलब नहीं था। तो इस चक्कर में हमारी टेक्नोलॉजी पीछे रह गई। और साथ में इकोनॉमिकल रीजंस में इलिटरेसी भी एक रीज़न आ जाता है कि इलिटरेट थी सोसाइटी, इसीलिए वो थोड़ा टेक में आगे नहीं बढ़ पाई, वो बैकवर्ड रह गई, जिस वजह से लो पर कैपिटा इनकम रह गया इंडिया, और इंडिया का मार्केट जो है कोलैप्स हो गया। अलॉन्ग विद दिस, जो हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी जो थी, उसको भी बार बार हार्म किया जा रहा था क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा। हमारी आइडेंटिटी पे बार बार वार हो रहा था कि यू आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्ट, दिस रिलीजन, कन्वर्ट कर लो, दिस इज़ नॉट गुड, यू आर लोअर कास्ट, आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, हमको वैसे ट्रीट करते हैं, उनको मैन्युपुलेट किया जा रहा था। तो लोगों के ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था उस टाइम पे, तो लोगों को ये नीड महसूस हुई कि अब उनको कुछ करना पड़ेगा। और ये सब जानने के बाद हमारे साथ हुआ ये, दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ लोग। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे रीनेसेंस, अच्छा इससे पहले बता देता हूँ, जो मैंने तक बातें बताई आप प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लेना, बिकॉज मैंने ये नोट्स में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग करके नहीं लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन में अगर 20 नंबर का आता है तो सारी चीज़ें लिख लेना, ये बहुत जर्नल चीज़ें थी। नेक्स्ट वी हैव रीनेसेंस। रीनेसेंस का लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है रिवाइवल या फिर रीबर्थ किसी चीज़ का, ठीक है। तो इंडिया में जब कल्चरल सोशल अवेकनिंग स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी में, उसे हम रीनेसेंस पीरियड कहते हैं इंडिया का। रीनेसेंस पीरियड में इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक वो जो ये चाहते थे कि रिफॉर्मिस्ट होंगे हम, एक कहते थे हम रिवाइवलिस्ट होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्स मूर की वजह से जो स्क्रिप्चर्स थे वो ट्रांसलेट हो गए, और अब जो इंडियन मिडिल क्लास मैन थे जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश में पढ़ाई पूरी करी थी, वो पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमारा एंशियंट ट्रेडिशन बहुत अच्छा है, हम उसे रिवाइवल करेंगे, एंशियंट कल्चर को रिवाइवल करेंगे इंडिया के। ऑन दी अदर हैंड जो रिफॉर्मिस्ट थे वो कहना चाहते थे कि हम तो पूरी कम्युनिटी को चेंज कर देंगे, हम एक नया धारा लेके आएंगे, एक नई चीज़ लेके आएंगे, एक नया रिफॉर्म लेके आएंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, जो लोग अब फील कर पाएंगे, जिसके पीछे एक रीज़न और एक रेशनैलिटी होगी, यानी कि आप उसको सब तरीके से नाप तोल के फिर एक्सेप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे कुछ मानने वाले लोगों ने जो अपने इंस्टीट्यूशन बनाए या रिफॉर्म मूवमेंट्स खड़े करे, वो थे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या अलीगढ़ मूवमेंट। पर वो लोग जो अपने रिवाइवल करना चाहते थे पुरानी ग्लोरी का, जो वेस्टर्न आइडिया के खिलाफ थे, जो एंशियंट इंडिया और उसके ट्रेडिशंस के खिलाफ थे, जो अखंड भारत पे उस टाइम पे बिलीव कर रहे थे, और जो उस टाइम पे सेफ्रनाइजेशन चाह रहे थे देश का, सो दैट इंडिया के जो ओल्ड एज ट्रेडिशंस हैं जो मुग़ल या फिर और इन्विजन्स की वजह से डिटोरिएट हो गए हैं, वो दोबारा से रिवाइवल हो सकें।
इसमें सबसे पहला आता है हमारा आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवमत मूवमेंट। अब जब हम रिफॉर्मिस्ट की बात करते हैं तो वो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, यानी कि सारे धर्म एक से हैं, सेकुलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का, जो कि रिफॉर्मिस्ट थे। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना करी थी, वो भी इसी के फॉलोअर थे। अब ये लोग करते क्या थे, ये करते थे ऑर्गेनाइज करते थे मीटिंग्स को, रिफॉर्म वाले जो लोग थे, प्रेशर करते थे गवर्नमेंट को। और आपको याद होगा सती प्रथा भी इसी दौरान बंद करी गई थी राजा राम मोहन के एरिया में, मतलब कि बंगाल में, इन 1929। ठीक है, और साथ में विडोरी मैरिज एक्ट भी आया था, सोशल लेजिस्लेशंस पास होने चालू हो गए थे वुमेंस के लिए। सो ये क्या था, ये अफेक्ट था इन मूवमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये कुछ मूवमेंट्स थे, लाइक अलीगढ़ मूवमेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डीप में पढ़ने वाले हैं। सो मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ। देवमत मूवमेंट, देन वी हैव अदर मूवमेंट सच एज प्रार्थना समाज, वेदा समाज और विडोरी मैरिज एसोसिएशन। विद दिस वी कम टू एन इम्प्लीकेशंस, लाइक जो हमने अभी सारे कॉज डिस्कस करे, पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, कल्चरल हो गए, उनका हमने या तो रिवाइवल करा या तो उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश करी। अब उसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारी सोसाइटी के ऊपर, उसकी वजह से हमारी अबॉलिश हो गई सोशल ईवल, सच एज सती प्रथा बंद हो गई थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बंद हो गई थी, पर्दा प्रथा बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई थी। अभी ख़त्म नहीं हो पाई है बहुत एरियाज़ में, पर अभी भी बहुत कम हो चुकी है। प्रमोशंस हुआ था किन चीज़ों का, कि हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढो और रैशनैलिटी के चश्मे से चीज़ें देखो। विडो री मैरिज करवाना चालू हो गया था इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से। स्कूल और कॉलेजेस में अब इक्वालिटी प्रमोट होने लगी थी, भले ही अब वो जेंडर के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, सब इक्वल हो गए थे। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेशनल मूवमेंट पे, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया था कि हमारे अंदर अब हम खुद भी सुधार कर रहे हैं, अब सुधार की ज़रूरत ब्रिटिश को भी है, अब इनको भी सुधारा जाएगा, क्योंकि अब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक लेवल पे आने लगे हैं। अब लोगों के अंदर ना प्राइड था, अब तक वो ऐसे समझते थे कि हम तो इस देश में हैं जहाँ पे ना खाने को है ना पीने को कुछ है, पर लोगों ने जब पढ़ा तो जाना कि भाई इस देश ने तो पीने को भी सबको दिया और खाने को भी सबको दिया है। वो तो आक्रांता थे जो यहाँ से खा के भी गए और छीन के भी गए, ना खुद के लिए छोड़ा ना हमारे लिए छोड़ा। लोगों को अब इस बात का रियलाइजेशन होता है और वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन की तरफ दोबारा से मुड़ना चालू होते हैं। इससे क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है हमारी नेशनल स्पिरिट, इंडियंस के तौर पे हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि हम एक इंडियंस हैं और हमारा वजूद सालों साल पुराना है। रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे इंडिया में, अब वो मॉडर्न स्टेट की तरफ जाते जा रहे थे, लाइक रिफॉर्म हुआ, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमने रिफॉर्म कर लिया, अब हमें एक आइडल स्टेट बनना है, एक अच्छा स्टेट बनना है। ये सारी बातें इसमें कही गई थी, पर यहाँ पे थोड़े लिमिटेशंस रह गए थे कि जो हमारा रिफॉर्म्स हो रहा है ये थोड़ा एजुकेटेड और अर्बन मिडिल क्लास के लोगों में ज़्यादा हो रहा था। जो गांव के थोड़े रूरल एरिया के लोग थे उनमें थोड़ा इस चीज़ का प्रीचिंग कम हो रहा था, पुअर लोग में कम जा पा रहा था, और हर जगह एक सा नहीं था इसका इम्प्लीकेशंस, कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, और लोगों में अपनी धर्म के प्रति थोड़ी कॉन्शियसनेस आ गई थी इस टाइम पे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। बाकी जो एक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो रीनेसेंस पीरियड था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पर रीनेसेंस का आगे आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, दैट इज़ कि जो कल्चरल और सोशल अवेकनिंग इंडिया की थी उसे ही हम रीनेसेंस पीरियड कहते हैं, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया था ये रीनेसेंस पीरियड ही था हमारा। ये वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से अफेक्टेड था, यानी कि जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो यूरोपियन कहीं ना कहीं एसेंस आ रहा था, क्योंकि जब उनकी बुक्स हम पढ़ रहे थे वो इंग्लिश में थी, तो लोग जान रहे थे कि बाहर भी ऐसा हुआ है आज़ादी के लिए, तो हम भी ये कर सकते हैं। ओल्ड स्क्रिप्चर्स जो है उसको पॉलिश किया गया, जनरेट किया गया, मतलब नए कल्चर बनाने की कोशिश करी गई, सो दैट सारे लोग एक साथ आएँ। आपको याद होगा कि गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ये भी तिलक ने ही बनाई थी, मतलब कि जो तिलक सर थे उन्होंने चालू की थी, सो दैट सारी कम्युनिटी एक साथ आके यूनिटी बना सके सारी कम्युनिटी के साथ में। और साथ में
हमारे जब स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न आइडिया हुआ, हमने वो डिस्कस कर लिया, फिलोसफी इंटेलेक्चुअल इंडिया में आया, तो बहुत अच्छा हुआ प्रीच करने में। साथ में लिटरेसी के साथ साथ जब न्यूज़पेपर, प्रेस और बुक्स इंडिया में फैलाई जाती हैं तो नेशनल फीलिंग और नेशनलिज्म की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इंडियंस के अंदर। साथ ही साथ हमने मैक्स मुलर की बात करी, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड दिस कंप्लीटेड।